हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे फूड। हमने आपने जैसे बताया था पिछले लेक्चर में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फूड चेन इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला देखेंगे। तो हम इसमें बात करते हैं फूड चेन इन इकोसिस्टम। ये है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला या फूड चेन इन इकोसिस्टम। तो फूड चेन का मतलब से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ फूड चेन? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला होती है कि जीव जो हम या जीव भोजन करते हैं उसके लिए सदैव किसी न किसी और दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वनस्पतियों पर या अप्रत्यक्ष रूप से किसी और पर निर्भर करते हैं। और जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया पर निर्भर करती हैं। ये सब आपका हमारा फूड चेन सिस्टम में आता है। अगर हम इसको देखते हैं तो द इकोसिस्टम फूड चेन रिप्रेजेंट द लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ फूड ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म डिफरेंट और वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब खाद्य श्रृंखला पारितंत्र के विभिन्न जीवों की परस्परता भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करती है। इट मीन्स एक जीव दूसरे जीव पर, दूसरा जीव तीसरे जीव पे, जैसे ये चेन बनता है आपका। अगर आप देखें तो फूड चेन ये होता है, जैसे एक डिपेंड करता है दूसरे पे, दूसरा डिपेंड करता है तीसरे पे, तीसरा डिपेंड करता है चौथे पे, चौथा डिपेंड करता है इस पे, एंड देन दिस इज डिपेंड। ये एक फूड चेन होते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपके पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ये उसको खाने वाला रैबिट है, ये रैबिट को खाने वाला कोई और जानवर है, जैसे आप शेर ले लीजिए। तो उसके बाद ये शेर को खाने वाला ह्यूमन है, ह्यूमन ले लीजिए। उसके बाद ह्यूमन जब मृत हो जाता है, डिकम्पोजिट जो कहते हैं, मतलब जो जीवाणु और पिसाणु हैं जो खाते हैं वो, और वो क्या होते हैं, उनसे ताकत मिलती है पेड़ों को। तो ये एक चेन सिस्टम बन जाता है, पूरा का पूरा चेन सिस्टम या फूड चेन बन जाता है। तो कि एक दूसरे के ऊपर जीव परस्पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। किसी भी पारितंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। ठीक है, भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। वनस्पतियाँ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं। तो इन ecosystem food chain represent the linear dependency of food of various organisms in any ecosystem, and organism always depend on other organisms for food. For all organisms depend directly or indirectly on plant फॉर फूड। अब प्लांट क्या होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने फूड का अपना खाना बनाते हैं। तो ये आपका फूड चेन सिस्टम है कि हर जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर करता है। और कोई सभी जीव या वनस्पति, सभी जीव जो होते हैं वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से वो डिपेंड करते ही करते हैं। अगर हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट किसी न किसी वे से वनस्पतियों से निर्भर हैं। और वनस्पतियाँ क्या करती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करती हैं, अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ठीक, तो ये आपका था फूड चेन इकोसिस्टम। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन की, खाद्य श्रृंखला के पदार्थ। तो फूड चेन जो होते हैं वो मेनली 3 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट होता है 3 चरण का 3 स्टेप फूड चेन, जिसमें शाकीय पौधे, प्लांट और हिरन शेर आ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्या है हमारा 3 चरण, 3 स्टेप में जो फूड चेन होता है, जिसमें आपका प्लांट है, प्लांट के बाद उसको डियर या हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खा लिए। ये है आपका 3 स्टेप। एंड सेकेंड है आपका 4 स्टेप, जिसमें ग्रास को ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग खाया, अब फ्रॉग को बर्ड खा लिया। ग्रास घास होती है, ग्रास होपर होता है टिड्डा, टिड्डे को मेढक खाया, मेढक को कोई ना कोई पक्षी खा लेता है। एंड देन आता है थर्ड आपका 5 चरण स्टेप। 5 चरण स्टेप में क्या होता है कि हमारा जीव है ग्रॉस को खाया ग्रॉस होपर, एंड देन उसको फ्रॉग, देन स्नैक को हमारा पिकॉक खा गया। तो ये होता है 5 चरण या 5 स्टेप। तो आपका टाइप्स ऑफ फूड चेन सिस्टम कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स हो गया। पहला होता है 3 स्टेप फूड चेन, जिसमें 3 स्टेप होता है। दूसरा होता है 4 स्टेप फूड चेन, जिसमें 4 स्टेप होता है। और तीसरा होता है आपका 5 स्टेप फूड चेन। 3 स्टेप फूड चेन का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लांट को डियर को लॉयन। 4 स्टेप में है ग्रॉस होपर फ्रॉग एंड बर्ड। 5 स्टेप में उसी बर्ड के आगे आप बर्ड की जगह पे आप स्नैक ले लीजिए, या ग्रॉस होपर फ्रॉग और स्नैक पिकॉक। तो डिपेंडेंसी वही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंडेंसी ना हो किसी पे।
अब इसके बाद हम बात करेंगे फूड वेब की, कि फूड वेब क्या होता है। फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल मतलब जो एक जाल होता है, जो एक चैन होता है, उसकी बात करेंगे कि फूड का वेब कैसे होगा, खाद्य की जाल कैसे होगी। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल होती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार के भोजन, कई प्रकार का भोजन, या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीव द्वारा खाया जाता है। मतलब कि कोई एक जीव हो, उसको कई लोग खा लें, या कोई ऐसा जीव है जो कई लोग खाते हों। जैसे इंसान है, इंसान क्या करता है, सब कुछ खा जाता है। तो फूड वेब में क्या हो जाएगा, वो सीधा नहीं है, वो एक जटिल हो गया कि लॉयन भी खा गया, लॉयन अगर डियर खा रहा है तो इंसान डियर भी खा गया। ठीक, जैसे ये है, ये आपके पेड़ पौधे हैं, मतलब ट्री हैं। ट्री क्या हुआ, डियर खाया, ये आपका डियर है। डियर को क्या हुआ, लायन खाया। अब यहाँ पर एक पीपल आ गया, इंसान आ गया, जो क्या किया, लायन को भी खा लिया, डियर को भी खा लिया, इसको भी खा लिया। तो ये क्या था, ये एक जटिल सिस्टम हो जाता है। और जटिल का क्या हो गया, और अगर कहीं वैसे पा गया तो शेर इसको खा गया, मतलब लायन ने इंसान को खा लिया। तो ये सब एक खाद्य वेव है, खाद्य जाल है, जो जटिलता को बढ़ाता है, जो खाद्य की जटिलता को बढ़ा देता है। ठीक है, तब तो इसमें क्या होता है, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार के भोजन, या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है। तो वही चीज़ जो हमने बताया कि एक आदमी कई चीज़ खा रहा है, या एक जानवर कई खा रहा है, तो वो एक जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएँ बीच बीच में आपस में जुड़ी होती हैं, मतलब डिफरेंट श्रृंखलाएँ बीच बीच में जुड़ी रहती हैं, बीच बीच में ज़्यादा है कम है। तो वही चीज़ें अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो फूड वेब इज़ अ कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन। When food chain becomes complex and not linear, then a certain type of organism make many organism its food, and also a certain organism can be eaten by many other organisms. Then the formation of the wave take place, which is known as food wave। जैसे ये है आपका, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें एक ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट को क्या किया, स्क्वायरल ने भी खाया और ग्रास होपर ने भी खाया। स्क्वायरल को ईगल खा गया, और स्क्वायरल को फॉक्स भी खा लेता है। ग्रास होपर क्या हुआ, फ्रॉग खाया, फ्रॉग को फॉक्स खा लिया। मतलब इसमें जटिलता दिख रही है। अगर आप और बात करें तो ईगल क्या हुआ, ईगल को किसने खा लिया, यहाँ पे हम एक कर सकते हैं, स्नैक ने खा लिया। स्नैक को किसने खाया, स्नैक को पिकॉक ने खा लिया। नहीं, सॉरी। ठीक, ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को स्क्वायरल ने खाया, ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को फॉक्स ने खाया। और ठीक है, स्क्वायरल को ईगल ने खा लिया। और ईगल क्या करता है, अगर यहीं पे अगर आपका एक फूड चेन सिस्टम ये आ जाए कि ग्रास होपर है या कोई और जीव हो, इसको स्नैक ने खाया, स्नैक को ईगल ने खा लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा। या स्नैक है, स्नैक को पिकॉक ने खाया, पिकॉक को लॉयन ने खा लिया, और लॉयन को ह्यूमन ने खा लिया। तो ये एक जटिल, मतलब जटिलता बढ़ती जाएगी। आप जितना ज़्यादा जटिल कर सकते हैं उतना ज़्यादा ये जटिल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ खाद्य जाल हमारा क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। खाद्य जाल हम जितनी बड़ी बनाना चाहे बना सकते हैं। इसी को ही हम ब्रीफ में कर सकते हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट खाने वाले बहुत से जीव होते हैं, उनको खाने वाले डिफरेंट जीव होते हैं। अगर आप फ्रॉग की बात करें, यहाँ फॉक्स की बात की गई है, फ्रॉग को फॉक्स ने खा लिया, लेकिन फ्रॉग को बर्ड भी खाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है, किसको किसने खाया, बर्ड ने खा लिया। अब बर्ड क्या हो सकता है, बर्ड को ह्यूमन ने खा लिया। ह्यूमन क्या हो सकता है, अगर हालांकि कहा नहीं जाता है खाद्य श्रृंखला में, लेकिन हम लिख सकते हैं कि लॉयन खा सकता है। ये एक दूसरे के परस्पर होता है, ये इसको खा सकता है, ये इसको खा सकता है। तो ये श्रृंखलाएँ आपकी जटिल हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप नहीं करिएगा। बस एक छोटा सा स्टेप लिख दीजिएगा, ग्रीन प्लांट है, स्क्वायरल, ग्रासहोपर एंड देन दिस। तो खाद्य जाल पारितंत्र को अस्थायित्व प्रदान करता है, और यही जो हमारा खाद्य जाल होता है, यही जो इकोसिस्टम है हमारा, उसको क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी देने का मतलब है, बहुत लोग कहते हैं कि जीव जंतुओं को नहीं खाना चाहिए, लेकिन बिना एक दूसरे की हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर आप सिंपल टर्म में देखें तो एक सिंपल सी बात है, एक मुर्गा है, मुर्गा क्या करता है, कीड़ों को खाता है। ठीक है, तो अगर आपने मुर्गा नहीं खाया, अगर मुर्गों की कैपेसिटी बढ़ती गई, ठीक, अगर मुर्गों की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा,
गंदगी बढ़ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है किस हिसाब से जीव का कल्चर चल रहा है, किस हिसाब से एक खाद्य जाल बन रही है, श्रृंखला बन रही है। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जीव डिपेंडेंसी है। अगर वो एक दूसरे को खाना छोड़ दें तो आपके अर्थ पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अर्थ का विनाश हो जाएगा। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है और ये एक जाल बनी हुई है जो क्या करती है, इकोसिस्टम को स्टेबल करती है। यही जो आपका फूड वेव है, खाद्य जाल है, ये हमारी इकोसिस्टम को स्टेबल करती है और जो हमारा फूड चेन है ये प्रोवाइड नहीं करवाता है इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी। आपका हमारा फूड वेव जो होता है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला दो चीज़ें होती हैं, ये बात याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर खाता है, लेकिन वो केवल उसी को खाता है और किसी चीज़ को नहीं खाता हो। मतलब एक चेन है, उसमें रिवर्स नहीं होता है चेन में। जैसे ये है, एक चेन बन गई, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, देन एंड देन। मतलब ये प्लांट है, डियर, लॉयन, ह्यूमन एंड प्लानों में, ये तो एक चेन बन गई, इसमें एक परस्परता दिख रही है। लेकिन अगर यही खाद्य जाल की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसको कई लोगों ने खाया, इसे भी कई लोगों ने खाया, यहाँ से इसको डायरेक्ट खा लिया, ये इसको खाया, ये खाया, मतलब एक जाल बन जाएगा। और आप जाल को पता ही है, आपको जाल से समझ में आ जाना चाहिए कि जाल कॉम्प्लिकेटेड होता है। जाल कभी ईजी नहीं होता है। वे आप सिंपल सी बात ले लीजिए, मकड़ी का जाला ले लीजिए, इतना इजी नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो उसी तरह से खाद्य जाल में कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन आप सिंपल एक फिगर बना के इसको समझा दीजिएगा बस। तो ये क्या था, आपका खाद्य जाल था, फूड वेव था कि फूड वेव का प्रोसेस क्या होता है, फूड वेव कैसे काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में। इसके बारे में हमने आपसे बात किया है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने आपसे एयर पोल्यूशन के बारे में बात किया था एंड नॉइस पोल्यूशन के बारे में, लेकिन वो टॉपिक, ये टॉपिक अलग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की इकाई होती है जो किसी जीवधारी या परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है। ठीक, तो पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करता है। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं तथा जो चारों ओर वितरित हैं पर्यावरण कराती हैं। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी हो रहा है या जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हमसे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वो वस्तु हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी चीज़ हो, उनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, या क्या इफेक्ट हम पे पड़ रहा है या हमारे द्वारा उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका पर्यावरण कहलाती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का मिक्सअप, भौतिक, रासायनिक, जैविक। अगर आपके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल की बात आ गई तो मतलब सारे का सारा सिस्टम आपका एक अंदर में आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अंतर्गत जीवों को प्रभावित करने वाले सभी कारक जैसे बल, पदार्थ और दशाएं आती हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इन्वायरमेंट इज अ यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन ऑफ एनी इकोसिस्टम। ठीक, all the things which affect us and are distributed around are called environment. Environment include all the factor like force, substance, condition, temperature, anything इफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। तो ये आपका क्या था, इन्वायरमेंट था। कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे चारों तरफ किसी वस्तु के द्वारा, किसी जीव के द्वारा या किसी के भी द्वारा हमारे ऊपर या हमारे द्वारा किसी और के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जो चारों तरफ वो प्रभाव वितरित होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट में दो तरह के होते हैं, एक भौतिक पर्यावरण, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका जल, वाटर, एयर, मिनरल, सॉल आ जाएगा, और आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ह्यूमन, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, हम एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो मेन एलिमेंट क्या होते हैं, मेन एलिमेंट होते हैं पर्यावरण के तत्व 5। कहा नहीं गया है, पंच तत्व भी कहे गए हैं। मेन जो होते हैं 5 होते हैं, पृथ्वी, जल, हवा, ऊर्जा और स्पेस। पंच तत्व कहा नहीं जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो जाना, मतलब हम हर चीज़ में मिल गए, हम अर्थ में भी है, वाटर, एयर, एनर्जी और स्पेस, हर जगह चले गए। तो पर्यावरण क्या एलिमेंट हो सकते हैं, तो पहला है अर्थ,
पृथ्वी, सेकंड है जल वाटर, थर्ड है एयर हवा जिसको हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं, फोर्थ है ऊर्जा एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा जितनी भी आती हैं, रिन्यूअल नॉन रिन्यूअल एनर्जी सारी, एंड लास्ट आता है स्पेस स्थान। तो ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल बैलेंस का, कि इन्वायरमेंट का बैलेंस कैसे होता है। इट्स अ मेन थिंग्स। अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन कैसे रखा जाता है, कि इन्वायरमेंट को बैलेंस में कैसे होता है, इन्वायरमेंटल बैलेंस किस तरह से किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें आपको सबको पता है कि इन्वायरमेंट बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, इन्वायरमेंट का संतुलन बिगड़ता है तो क्या स्थिति आती है। हमारे यहाँ चक्रवात, भूकंप, बाढ़, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सब इन्वायरमेंट इनबैलेंस्ड होने के कारण आता है। जब हमारा इन्वायरमेंट इनबैलेंस हो जाता है तभी ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपर वे में आने लगती हैं, और जिससे हर चीज़ का केवल लॉस ही लॉस होता है। तो हम देखेंगे इन्वायरमेंट बैलेंस क्या होता है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति में विभिन्न चक्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, इन चक्रों को प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें विभिन्न तत्व पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच लगातार चक्रण करते हैं, जिससे कोई भी पदार्थ एवं एक ही स्थान पर एकत्रित होकर पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। मतलब बैलेंस क्या होता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। प्रकृति में एक चक्र चलता है हर चीज़ का, और उस चक्र की वजह से कोई भी चीज़ एक जगह इकट्ठी नहीं होती है। सब अपने अपने टाइम पीरियड में अपने अपने घटकों में लगातार चक्र में चलती रहती है, रोटेशन होता रहता है। हवा आई, हवा गई, कुछ और आया, एंड देन पानी आया, तो वो एक चक्र चलता है, एक चक्रण चलता है जो लगातार घटकों में क्या करता है, विभिन्न घटकों में डिफरेंस करता रहता है, जिससे कोई भी पदार्थ एक जगह पे एकत्रित, जिससे कोई भी मटेरियल एक जगह पे एकत्रित नहीं होता है, उसे हमें लॉस नहीं होता है। अगर हम मेन चक्र की बात करेंगे, जो इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए जो मेन चक्र यूज किए जाते हैं, जो मेन साइकिल है यूज की जाती है, वो होती है वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। ये चारों आपके सिलेबस में भी है। तो various cycle are present in the environment to maintain environmental balance. These cycle consist of natural process in which elements are continuously cycled among the various components of environmental so that no substance should be collected to a place and harms of environment. ये हमने डायरेक्ट पढ़ दिया है। वही चीज़ें हैं कि एक ऐसा साइकिल इन्वायरमेंट को क्या होता है, बैलेंस रखने के लिए एक साइकिल का यूज किया जाता है। एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंतर्गत जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। वो कभी भी इन्वायरमेंट में एक जगह, जितने भी सब्सटेंस हैं एक जगह एकत्र नहीं होते हैं, कलेक्ट नहीं होते हैं, जिससे इन्वायरमेंट में कोई लॉसेज नहीं होता है। और ये जो मेन चक्र हैं वो होते हैं वाटर चक्र, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। इन साइकिल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए कि फूड वेव क्या होता है। ये मेन टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फूड साइकिल क्या होता है ये आप देख लीजिए। फूड चेन इन इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड साइकिल में डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी फूड चेन और फूड साइकिल एक समान नहीं होते हैं। फूड साइकिल ठीक है, तो फूड वेव, फूड चेन अलग अलग होता है। तो आप फूड चेन देख लीजिए, फूड वेव देख लीजिए, इन्वायरमेंट देख लीजिए, एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट देख लीजिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि वाटर चक्र, वाटर साइकिल किस तरह से काम करता है, वाटर साइकिल में क्या होता है जो बैलेंस को रखता है इन्वायरमेंट को, इसके बारे में हम बात करेंगे।